साहित्य जाह्नवी के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, क्या ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है मिसेस ओबरॉय? ये कहने के बाद साहित्य हल्के से उसके कान के पास चूम लेता है और जाह्नवी अपनी जगह पर जैसे जम सी जाती है। साहित्य के होठ जाह्नवी के कान के पास से होते हुए नीचे सरकने लगते हैं और वो जाह्नवी की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसके स्पर्श से जाह्नवी की आंखें खुद ब खुद ही बंद पड़ जाती हैं और वही साहित्य उसकी गर्दन से होता हुआ ऊपर की ओर जा ही रहा था कि अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर त्रिवेदी अंदर आ जाते हैं और साहित्य और जाह्नवी को देख अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। वहीं डॉक्टर जब कमरे के अंदर आते हैं तो उनके आने की आवाज़ सुन जाह्नवी जल्दी से साहित्य को धक्का देती है और झट से खड़ी हो जाती है और वहीं ज़मीन पर बैठा साहित्य डॉक्टर त्रिवेदी को घूरते रहता है, जैसे नज़रों से ही उन्हें मार डालेगा और फिर खड़े होते हुए कहता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम आपके पास ही आ रहे थे और आपके यहाँ से जाएंगे भी क्यों, ये थोड़ी कुछ चल रहा था। डॉक्टर त्रिवेदी हाँ में गर्दन हिलाते हैं और फिर जाह्नवी उनसे अपने पापा की हालत के बारे में जानकारी लेने लगती है और वो जाह्नवी को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रहने को कहते हैं ताकि उनकी हालत में सुधार आ सके। बाद में साहित्य के पूछने पर कि क्या जाह्नवी दादी को प्रताप जी के बारे में बताएगी, जाह्नवी मना कर देती है क्योंकि दादी अपने बेटे की ऐसी हालत देख नहीं पाती और ऊपर से वो अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से गुजरी हैं। इसके बाद साहित्य जाह्नवी को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से ओबरॉय मैंशन जाने के लिए निकल जाता है और बाकी कल उन्हें जाह्नवी का लहंगा लेने भी जाना था। जाह्नवी घर पहुंचती है तो देखती है कि दादी बिस्तर की चादर को ठीक कर रही थी। उसे उन्हें देखते ही अपने पापा की याद आ जाती है और वो पीछे से जाकर दादी को गले से लगा लेती है। दादी उसके अचानक ऐसा करने से चौंक जाती है और उसे खुद से अलग करते हुए कहती है, क्या हुआ गुड़िया, तू ठीक है ना? जाह्नवी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ दादी, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। दादी उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और कहती हैं, अच्छा, पर किस बात के लिए आज मेरी गुड़िया इतनी खुश है? जाह्नवी उनसे कहती है, बस ऐसे ही, खुश होने के लिए वजह थोड़ी चाहिए कोई। दादी हाँ में सिर हिलाती हैं कि तभी उनकी नज़र जाह्नवी की गर्दन पर जाती है जहाँ पर एक निशान था। वो उस निशान को देखते हुए कहती हैं, गुड़िया, ये निशान कैसा? दादी के इतना कहते ही जाह्नवी का हाथ झट से अपनी गर्दन पर चला जाता है और उसे वो पल याद आ जाता है जब साहित्य ने उसके गर्दन पर काटा था और वो शर्म के मारे अपनी नज़रों को झुका लेती है। पर दादी उससे वापस से पूछती हैं, क्या हुआ है गुड़िया, बोलना। जाह्नवी हड़बड़ाते हुए कहती है, दादी, वो ये निशान शायद कोई दवाई रिएक्शन कर गई होगी। तू भी ना अपना ध्यान रखा कर, ऐसे ही कोई भी दवा मत लिया कर जिससे ये सब हो। दादी परेशान होते हुए कहती हैं तो जाह्नवी अपना सिर हाँ में हिलाकर रह जाती है। तभी वहाँ पर जतिन आ जाता है और कहता है, जाह्नवी, तूने अपना शादी का जोड़ा ले लिया क्या? जाह्नवी उससे कहती है, हाँ, बस कल जाकर नाप देकर आना है, ठीक है या नहीं? जतिन हाँ में सिर हिलाता है और उससे कहता है, ये तेरी गर्दन पर निशान कैसा जानू? जाह्नवी झेप जाती है कि तभी दादी जतिन से कहती है, वो इसने कोई दवाई ले ली थी, वो असर कर गई है शायद। जतिन अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, दिखा मुझे, कहीं ज़्यादा असर तो नहीं किया ना?
जानवी झट से अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है और ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, बस ये ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। जतिन उसका हाथ ज़बरदस्ती हटाते हुए कहता है, ऐसा कैसे खुद ठीक हो जाएगा? दिखा मुझे, अगर ज़्यादा है तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार जतिन को खुद से दूर किए जा रही थी और कह रही थी कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा, पर जतिन कहाँ मानने वालों में से था। आखिर वो जानवी का निशान देखने में कामयाब हो जाता है और निशान को देखते हुए कहता है, ये तो दवा का रिएक्शन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काटा हो। जतिन जब ये कह देता है तो जानवी अपनी आँखों को झट से बंद कर लेती है और सिर को नीचे झुका लेती है। और वहीं जतिन को अब समझ आता है कि वो क्या बोल गया, तो वो झेप जाता है और अपने सिर के पीछे हाथ घुमाते हुए कहता है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जतिन तो वहाँ से भाग जाता है, पर दादी को अब जानवी की चिंता होने लगी थी। उन्हें लगने लगता है कि जानवी को किसी जानवर ने काट लिया है। दादी जानवी का निशान अपनी धुंधली नज़रों से देखते हुए कहती है, कितनी ज़ोर से काटा है, कहाँ घूम रही थी तू? और अब ये भी नहीं पता कि किस जानवर ने काटा है, अगर ये फैल गया तो? जानवी को एक और तो शर्म आ रही थी कि वो दादी को क्या बताए, पर जब दादी ये कहती है कि किस जानवर ने काटा है तो ये सुन जानवी को हंसी आ जाती है। जानवी दादी को शांत करते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा दादी, ये नहीं फैलेगा, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, तो आप अब चिंता मत करो। पक्का दिखाया है ना डॉक्टर को? दादी के पूछने पर जानवी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और कहती है, अच्छा अब आप आराम करो, इसकी चिंता मत करना, ये ठीक हो जाएगा। दादी हाँ में गर्दन हिलाती है और आराम करने लगती है और जानवी भी जाकर उनके बगल में लेट जाती है। जानवी और साहित्य की शादी में सिर्फ एक दिन बचा था और अपनी शादी को लेकर दोनों ही खुश थे, और वहीं कुछ और लोग भी थे जो इनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। अगले दिन जानवी साहित्य के साथ अपना लहंगा लेने जाने वाली थी, पर साहित्य को कुछ काम आन पड़ा था, जिस कारण उसे जतिन के साथ ही जाना पड़ा था। जानवी अपना लहंगा लेती है और वापस घर आ जाती है और आज का ये दिन भी गुजर जाता है। अगली सुबह के 5 बजे मल्होत्रा हाउस को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और दूर से ही देखने पर से पता चल रहा था कि ये शादी वाला घर है। मोहल्ले की औरतें जो आज तक जानवी को मनहूस होने का करार देती आ रही थी, वही आज उसकी शादी के गीत गाए जा रही थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि अब जानवी ओबरॉय परिवार की बहू बनने जा रही है। अभी इस समय जानवी की हल्दी की रस्म चल रही थी और सबके बीच बैठी जानवी ने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था और इस समय वो हल्दी से पूरी तरह से नहाई हुई थी और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट थी, जिससे उसकी खुशी साफ साफ बयां हो रही थी। सभी औरतें बारी बारी आती हैं और जानवी को हल्दी लगाती हैं, जिससे कि उसका रूप और निखर कर आ सके। जतिन ने तो जानवी को पूरी तरह से हल्दी में डुबो दिया था और उसके साथ साथ उसके खुद के कपड़ों पर भी हल्दी चमक रही थी। वहीं साहित्य की हल्दी की रस्म भी चल रही थी और उसके रिश्तेदार और दोस्त सभी उसे हल्दी लगा रहे थे और बेचारा साहित्य एक जगह पर शांत बैठा हुआ था और बारी बारी कोई आता और उसे हल्दी लगाकर अपनी जगह पर वापस चला जाता। वहीं कुछ औरतें नाच गाना कर रही थी। साहित्य ये सब बहुत सिंपल तरीके से चाहता था, इसीलिए यहाँ पर बहुत तामझाम नहीं किया गया था। वहीं मिस्टर ओबरॉय दूर से खड़े ये सब होते हुए देख रहे थे और उनकी आंखों में नमी छाई हुई थी। आखिर अपने ही बेटे की शादी में वो अनजानों की तरह घूम रहे थे। भले ही वो साहित्य की शादी जानवी से करने के खिलाफ थे, पर अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की शादी होते देखना उनके लिए खुशी की बात थी। पर ये खुशी
पूरी तरह उनकी गलतियों के कारण उनके नसीब में नहीं थी। मिस्टर ओबरॉय एक और खड़े थे कि तभी दादाजी उनके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्यों खड़े हो? मिस्टर ओबरॉय उनकी तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगते हैं तो दादाजी उससे कहते हैं, मैंने जाने को तो नहीं कहा। मिस्टर ओबरॉय उनकी तरफ देखते हैं तो दादाजी उनसे कहते हैं, यहाँ खड़ा हर शख्स जानता है सिद्धार्थ कि तुमने इन दोनों बच्चों के साथ क्या क्या किया। जब इनकी माँ के जाने के बाद इन्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम अपनी अय्याशियों में लगे रहे और एक बार भी कभी इनकी तरफ नहीं देखा। अंश उस समय बहुत छोटा था इसलिए उसे कुछ खास याद नहीं और जब से उसने होश संभाला है, जब वो छोटा था तब से सिर्फ़ और सिर्फ साहित्य ने ही उसका ध्यान रखा। एक माँ का, एक पिता का, दोनों का प्यार उसे दिया और बड़ा भाई होने का हर फ़र्ज़ निभाया। पर तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। चलो उसके लिए मैं था, साहित्य खुद था, पर साहित्य को उस समय सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम एक बार भी उससे हॉस्पिटल में मिलने नहीं आए और ना ही बाद में तुमने देखा कि वो कैसा है, उसे कहाँ कहाँ चोट लगी है, तुम्हें कुछ पता नहीं था। और तुम्हें पता है जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो सबसे पहले वो तुमसे मिलने आया था। उसे डर था कि पता नहीं उसकी माँ के जाने के बाद उसके पापा की क्या हालत होगी, पर वहाँ उस 8 साल के मासूम बच्चे ने जो देखा उसका उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ, जो आज तक बना हुआ है। पर एक बात है वो जो किसी से नहीं कहता और वो ये है कि आज भी वो अपने पहले वाले पापा को कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहा है, जो माया के उनकी ज़िंदगी में आने से पहले थे। ये कहते हुए दादाजी भरी आंखों से मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखते हैं और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से साहित्य के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही मिस्टर ओबरॉय अपना चेहरा घुमाकर साहित्य, अंश और दादाजी की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकलकर उनके गाल पर आ गिरती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब तक साहित्य की हल्दी की रस्म हो चुकी थी और वहाँ से उठकर जाने ही वाला था कि मिस्टर ओबरॉय उसके सामने आ जाते हैं और उनको अपने सामने अचानक से आया देख साहित्य उन्हें आंखें छोटी किए देखता है और वहाँ से जाने लगता है। पर मिस्टर ओबरॉय उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और नीचे झुककर अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेते हैं और साहित्य के गाल पर लगाते हुए कहते हैं, शादी मुबारक साही।